बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करनी है आज, चैप्टर नंबर 6। सर नाम से तो यही लगता है जैसे प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसे कमा रहे हो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो। सर ये हम हेड्स ऑफ इनकम में जो पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उस हेड ऑफ इनकम में से एक है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है सर, चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लो सर इसको शुरू करते हैं। सर जी असल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसे कमाते हैं वो नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो पैसे कमाते हैं वो है। सर लैंड को किराए पर दिया, बिल्डिंग को किराए पर दिया, और सर वो कहते हैं आप किराया लिया, किराया वसूल किया, जो पैसे आपने कमाए वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होंगे। अब इसमें जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें लैंड और बिल्डिंग ही शामिल है, और इसमें एक अगला पहलू ये है कि सर लैंड और बिल्डिंग को किराए पर दिया है तो जो बेनिफिट आपको मिलता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है। यूज, ऑक्यूपाई, राइट टू यूज और ऑक्यूपाई। सर ये तीन बातें हैं। सबसे पहली तो बात ये कि रेंट क्या होता है। एक बात समझिएगा, मेरा एक घर है जॉर्ज टाउन में, मैंने वो किराए पर दिया हुआ है। मुझे जो महीने बाद पैसे वसूल होंगे वो मेरी प्रॉपर्टी के किराए से इनकम होगी, वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अब अगली बात समझना, मैंने वो घर जिस बंदे को किराए पे दिया वो पूरा महीना उस घर में रहा, और उस घर में यूज करने के बदले, ऑक्यूपाई करने के बदले उसने जो मुझे पैसे दिए इसे किराया कहते हैं। यस और नो? सर एक और बात है, सर वो जो ऑक्यूपाई करने के बदले और यूज करने के बदले जो पैसे मुझे मिले हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर एक बंदा, उसको मैंने मकान किराए पर दिया, चाबी उसने मुझसे ले ली मगर शिफ्ट नहीं हुआ, पूरा महीना गुजर गया, मुझे आप ये बताएं कि मैं उससे किराया वसूल करने का मजाज हूं या नहीं? क्यों? वो कहते हैं ना मैंने यूज किया है ना मैंने ऑक्यूपाई किया इसको। सर राइट टू यूज है, राइट टू यूज के अगेंस्ट, ये जो चाबी उसको मैंने दे दी है, राइट टू यूज के अगेंस्ट जो पैसे मैं कमा रहा हूं और जो पैसे ले रहा हूं, सर वो भी जो है वो इनकम फ्रॉम, वो भी रेंट के अंदर शामिल होंगे। तो भैया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद असल में किराए की इनकम है, और किराया जो है, रेंट जो है, उससे मुराद है आप किसी को कोई जगह यूज के लिए, ऑक्यूपाई के लिए, या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई करने के एवज जो आप पैसे लेते हैं वो रेंट। सर अगली बात, सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पर टैक्स होती है या एक्रूवल बेस पर? एक सवाल ये है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पर टैक्स होती है या एक्रूवल बेस पर? सर रिसीट बेस क्या होता है और एक्रूवल बेस क्या होता है? पढ़ा अकाउंटिंग में? मैं आपको आसान उर्दू जुबान में समझाता हूँ। रिसीट बेस है कि वसूल कितने की है, रिसीट बेस क्या है कि वसूल कितने की है, और एक्रूवल बेस क्या है कि कमाए कितने। सर मैं पूरा महीना यहाँ पे जॉब करता रहा हूँ, अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली, क्या मैंने एक माह की सैलरी के पैसे कमा लिए? यस। एक्रूवल बेस ये कहती है कि मेरी इनकम है, रिसीट बेस ये कहती है कि जब मैं पैसे वसूल करूंगा तब मेरी इनकम होगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी
एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, रिसीट बेस पर टैक्स नहीं होती। इसका मतलब ये है, हाँ एक एग्जांपल लीजिए, इसका मतलब ये है मैंने एक मकान किराए पर दिया, हाउस किराए पर दिया, उसका किराया है 50,000 रुपये। अब सवाल ये कि ये मकान जो मैंने किराए पर दिया है जिसका किराया 50,000 है, इसका क्या होगा? यानी ये किराया महीना गुजर गया है, किराया अभी मुझे वसूल नहीं हुआ, तो सर क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स लगेगा? सर गर्चे वो कहते हैं अगर कमा लिया है, बिस्मिल्लाह यार इसके ना मुझे लगता है सेल वीक हो गया भाई, अगर कमा लिया है, अगर कमा लिया है तो टैक्स होगा, चाहे वसूल हुआ या नहीं। सर पैसे वसूल हुए या नहीं हुए, अगर कमा लिया है तो टैक्स। अगर एक माह पूरा आपने किराए पर दे दिया है, पैसे वसूल हुए या नहीं हुए, टैक्स होंगे, इनकम में शामिल होकर टैक्स होंगे। ये है जनाब कि ये एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होता है। रिसीट बेस का तो मतलब है कि पैसे वसूल हुए हैं तो आपकी इनकम है, चाहे आपने कमाया या नहीं कमाया। सर एक बात सुनिएगा, अगर 2 साल का किराया एडवांस मिल गया, अगर 2 साल का किराया एडवांस मिल गया तो ओ भाई कुछ इनकम में शामिल होगा? नहीं होगा, चूंकि आपने कमाया नहीं है। अगर 2 माह से किराया अदा नहीं किया, सर 2 माह से किराया अदा नहीं किया, जगह किराए पर दी हुई, किराया अदा नहीं किया, क्या ये इनकम में शामिल होगा? यार मेरी बात पिक कर रहे हो? जितना कमा लिया, जितना एक्रू हो गया वो इनकम है, जितना वसूल हो गया उस बेस पे इनकम कैलकुलेट नहीं करनी। सर ये बात है। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन। और मैं अब आपको कुर्सी नहीं अभी करता हूँ कुछ इसी। अच्छा जरा देखिएगा, मैं अब आपको ये पूरा 2 बातें बड़ी डिटेल में पढ़ाने लगा हूँ। मैंने आपको पार्ट्स में तकरीबन ये सारी बात पढ़ा, एक आखिरी बात रहेगी वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ। रेंट क्या है? सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद प्रॉपर्टी इनकम क्या है? जो रेंट आपने रिसीव या रिसीवेबल फॉर अ टैक्स अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वो लिखता है कि जो किराया आपने वसूल किया है या रिसीवेबल है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में टैक्स होगा, सिवाय उस किराए के जो एग्जेम्प्ट है। सर आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का किराया टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है। तो उसने ये कहा वो किराया जो आपने कमा लिया है, रिसीव या रिसीवेबल, वो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होकर टैक्स होगा। पहली बात, इट इज चार्जेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। ये किस बेस पर टैक्स होगा? एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होगा।
Rent means any amount received or receivable by the owner of land or a building as consideration for use or occupation, or the right to use or occupation the land or building and include forfeited deposit. सर रेंट से क्या मुराद है? अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड, सर किराया जो वसूल किया किसके एवज? कंसिडरेशन का मतलब तो एवज है, ये तो पता है ना। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला या एवज। किसके बदले? यूज, ऑक्यूपेशन, राइट टू यूज और ऑक्यूपाई के बदले आपने जो पैसे वसूल किए हैं वो या पैसे कमाए हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे। यार यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी, मैंने आपको यहां तक, सर अगर आप हाईलाइट कर सकें तो यहां तक आपको सारी बातें बता दी। क्या क्या बात बताइए? किराया जो वसूल किया, किराया जो कमाया, सिवाय उस किराए के जो एग्जाम्प्ट है आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा, यस और नो? दूसरी बात, ये किराया एक्रूअल बेस पर टैक्स होगा, यस और नो? अब उसने कहा किराए में क्या शामिल है? आपने लैंड या बिल्डिंग जो किसी दूसरे को यूज, ऑक्यूपाई या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई के अगेंस्ट आपने जो पैसे कमाए हैं वो आपकी इनकम, वो आपकी रेंट में शामिल होंगे, यस और नो? सर ये बात समझ आ गई। अब अगली बात समझो, फॉरफिटेड डिपॉजिट वाली। सर एसबीआई वालों ने ये बिल्डिंग तो ले ली, स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो साथ वाली जो बिल्डिंग है ना वो शेख साहब की है। उनसे बात की है कि आप हमें ये वाली बिल्डिंग बेच दें। 30 करोड़ रुपए में बात हो गई है सर, 30 करोड़ रुपए में बात हो गई है सर। 3 करोड़ रुपए बयाना दिया और 27 करोड़ रुपए जो है वो 1 साल बाद पे करना। ये जो बयाना दिया है इसे क्या कहते हैं? डिपॉजिट। बयाने को क्या कहते हैं सर? डिपॉजिट। 1 साल गुजरता है तो एसबीआई वालों ने सोचा यार हम अपने ऊपर वाली जगह कोई बिल्ड कर लेते हैं, क्या जरूरत है साथ वाली जगह खरीदने की। तो एसबीआई वालों ने कहा है कि जी हम अपने ऊपर वाला, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बना लिया है और शेख साहब को कहा कि जी हमने 3 करोड़ रुपये आपको दिया था, अब हम ये नहीं खरीदना चाहते, हमें हमारे पैसे वापस कर दें। शेख साहब ने कहा वो बयाने की बात कर रहे हैं? हमने कहा हाँ जी। कहते वो तो नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा, बयाना तो जब्त हो जाएगा आपका अगर आप बाकी पैसे नहीं देंगे। बाकी पैसे देके मुझसे जगह लें, और अगर आप बाकी पैसे नहीं दे रहे तो बयाना क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा सर, बयाना जब्त हो जाएगा। इसको कहते हैं डिपॉजिट फॉरफिट। डिपॉजिट कहते हैं बयाने को, फॉरफिट कहते हैं जब्त होने को। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बयाना जब्त कर लिया जाए तो वो भी रेंट के अंदर शामिल होगा और टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता। इस तरह तो फिर हर बंदा किसी से बयाना पकड़े आके किसी को भेज दे। वो जब बयाना लिया जाता तो फिर वो बयाना अगर बंदा ना कर दे तो फिर उसका बयाना ज़ाया हो जाता। ठीक हो गया सर? अब पता क्या नतीजा निकाला है? अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत कोई बयाना वसूल करे लेकिन बाद में चूंकि वो जो बायर था वो डिसएग्री कर जाए या बैकआउट कर जाए और ये बंदा बयाना जब्त कर ले, तो जिस बंदे ने बयाना जब्त किया, ये शेख साहब ने बयाना जब्त कर लिया 3 करोड़ रुपया, तो ये 3 करोड़ रुपया शेख साहब की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
भाई मेरी बात समझ आ रही है? रेंट की डेफिनेशन में शामिल है। ये प्लीज एक बार स्लाइड अच्छे से पढ़ लीजिए। चले आगे भाई। सर एक असूल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ऑल दो आपको पहले जब मैं लॉस ऑफ इनकम पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक असूल है और वो ये है एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, इस पे टैक्स लगता है। एक दफा का जिक्र है कि एक्चुअल किराया वसूल कर रहे हैं 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल किराया वसूल कर रहे हैं 50,000 रुपये, फेयर मार्केट रेंट है 1,00,000 रुपये। कौन सी अमाउंट इनकम में शामिल होगी, टैक्स होगी? हायर। हायर कौन सी है सर? ये 1,00,000। और वो एक स्टोरी मैं सुनाता तो अपने बच्चों को कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो लाहौर में रहता है, उसका एक दोस्त है वो दूसरे शहर से आया है और वो कहता है कि यार तुम लाहौर में रहते हो, तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन फ्री है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं क्या मैं तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन पे किराए पे ले लूँ जगह? तो वो कहते हैं तुम दोस्त हो, तुम आ जाओ। वो कहते हैं भाई तुम मुझे कितना किराया मुझसे लोगे? कहते यार कैसी बात की है तुमने, तुम दोस्त हो, मैं तो तुमसे किराया नहीं लूँगा। उसने कहा यार देखो एक दिन की बात नहीं है, अब मैंने यहाँ पे फैमिली के साथ शिफ्ट होना है तो मैं चाहता हूँ हम कोई किराया डिसाइड कर लें। उसने कहा नहीं तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे किराया वसूल नहीं करूँगा। खैर उसने जब जिद की कि नहीं यार मैं चाहता हूँ तुम किराया लो, तो मार्केट का किराया था 50,000 रुपये। उसने कहा अच्छा यार अव्वल तो तुम किराया ना दो, लेकिन अगर तुम जिद करे तो चलो ठीक है 70,000 किराया दे देना। अब मार्केट का किराया कितना है? 50,000 रुपये। उसने कितना किराया वसूल किया है? 70,000 रुपये। सर जी आप बात समझ रहे हैं? तो भैया एक्चुअल 70 हो गया, फेयर मार्केट रेंट 50 हो गया, कितनी अमाउंट इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? विच एवर इज हायर। यार ये बात पिक कर गए हो? सर वो उसने इसी बात को इस तरह लिखा है कि अगर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस देन एक्चुअल रेंट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू हो तो एज्यूम किया जाएगा कि ओनर ने फेयर मार्केट रेंट वसूल किए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग, सिवाय सेल्फ हायरिंग के जहां पर एक्चुअल रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज द फेयर मार्केट रेंट। हाँ सर सिवाय सेल्फ हायरिंग के केस के। सर ये सेल्फ हायरिंग का केस क्या है ये मैं आपको चैप्टर 5 के साथ पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको चैप्टर 5 के साथ पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं बाज़ औक़ात आप किराया वसूल कर रहे होते हैं लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं होता, चूंकि अब तक तो हमने यही पढ़ा कि भाई किराया होगा तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। कुछ किराया ऐसा है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाता, वो कौन सा किराया जी? पॉइंट नंबर 1, कुछ किराया ऐसा है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं होता। जैसे
अगर आप बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा किराए पर देते हैं, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर देते, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता। दूसरी बात, अगर आप बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी लें, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी ली जाएं, सर जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो सिर्फ जगह तो नहीं मिलती है, हमें खाना भी है, कपड़े धोने की सहूलत भी है, सफाई की सहूलत भी है, पार्किंग भी है, बिजली पानी गैस टेलीफोन भी है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये सारी इनको कहलाते हैं अमेनिटीज। यूटिलिटीज है बिजली पानी गैस टेलीफोन, उसके अलावा जो सहूलतें हैं, पार्किंग है, और थोड़ी सी अगर हाई फाई जगह और वहाँ पे जिम भी होती है, स्विमिंग पूल भी होता है। सर जी समझ आ रही? आपका डोमेस्टिक सर्वेंट भी होता है। सर ये सारा जो है सिर्फ स्पेस नहीं है, सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि यूटिलिटीज और अमेनिटीज भी है। अगर आप बिल्डिंग को यूटिलिटीज और अमेनिटीज के साथ किराए पर लें तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगा, बल्कि सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बिल्डिंग विद यूटिलिटी अमेनिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। मैं उठा गया बिल्डिंग अलॉन्ग विद यूटिलिटी अमेनिटी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, अदर सोर्स में आएगा। बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि अदर सोर्स में आएगा। यही बात हुई थी। अगर इकट्ठा है, बाइफरकेट नहीं कर सकते तो सारा अदर सोर्स में जाएगा। अगर बाइफरकेट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी में जाएगा और बाकी सारा अदर सोर्स में जाएगा। सर अगर लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है, अगर लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर प्रोविजन ऑफ अमेनिटी यूटिलिटी कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग तो ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर। यार मेरी बात पिक कर गए हो? सर E1 in respect of each of the following independent situation mentioned below calculated the amount that will be treated as rent। कितनी अमाउंट को रेंट ट्रीट किया जाएगा? मिस्टर बिलाल ने किराया वसूल किया 50,000 पर मंथ के हिसाब से ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वो 60,000। कितनी अमाउंट पे टैक्स आएगा? 50 पर या 60 पर? शाबाश, हायर। अगस्त को मिस्टर इस्लाम ने 3,45,000 एज रेंट फ्रॉम लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। फिर वो कहता है अगस्त 2022 में मिस्टर इस्लाम ने रिसीव किया है 3,45,000 एज रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यार ये तो बात समझ आ गई ना? अगला पॉइंट, ABC लिमिटेड ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस एंड हैज प्रोवाइडेड द सेम टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय फॉर नो रेंट। अगर एक इदारे ने अपने बंदे को ये जगह किराए पर दी हुई है, मतलब अपने एक इदारे ने अपने मुलाजिम को ये जगह दी हुई है और उससे कोई किराया नहीं ले रहे, तो कोई अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉपर्टी होगी? नो। सर अगर SBI वाले जो हैं उनके पास एक घर है, वो मुझे दे देते हैं रहने के लिए, चूंकि मैं उनका एम्प्लॉय हूं, तो याद रखिएगा इस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो SBI को ये नहीं समझा जाएगा कि SBI ने जो घर अली इमरान को किराए पे दिया हुआ इससे SBI को इनकम आ रही है, ये नहीं समझा जाएगा। अगर SBI ने कोई अपना घर अपने एम्प्लॉय को किराए पर दिया हुआ है तो वो इनकम में शामिल
नहीं होगा। गर्चे उसका फेयर मार्केट रेंट हो सकता है लेकिन इनकम में शामिल नहीं होगा। सर 1 जुलाई 2020 को हमजा ने 2 साल का एडवांस वसूल कर लिया है 1.5 लाख 1.5 मिलियन जी। सर जी 1 जुलाई 2022 को 2 साल का एडवांस वसूल किया है। आपने बताना है टैक्स ईयर 2023 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी अमाउंट आएगी। सर जी 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 यही है ना टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर में ये 2 साल का एडवांस 15 लाख है तो 1 साल का कितना होगा। सर 7.5 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा एक्रूवल बेस पर, ना के रिसीट बेस पर। पिक कर ली बात। अगली बात, उस्मान जो है 75 एकड़ लैंड है मीरपुर में, उसने कल्टीवेट नहीं की बल्कि उसको ठेके पर दे दिया, 25 लाख रुपए आता है। सर ये एग्जैम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जैम्प्ट इनकम है, मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में। सर ये भी एग्जैम्प्ट इनकम है, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। सर इनकम फ्रॉम जॉइंट ऑनर, सर अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे समझाता हूं। सर अगर आपको रेंट पे कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, अगर आप किसी दोस्त को बिना रेंट के रहने दे सकते, मेरे पास खाली जगह पड़ी है, आप आके कुछ ले लो, तो फिर भी फेयर मार्केट में बैठना एक्चुअल जीरो हो जाएगा। फेयर मार्केट रेंट कुछ होगा, उन दोनों में से जो हायर होगा वो फेयर मार्केट रेंट होगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आमतौर पे आप ये चीज़ डिक्लेयर ही नहीं करते। अच्छा ज़रा देखिएगा, एक बंदा है मिस्टर जी, इसके पास एक प्लाजा है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है। ये भाई फौत हो गए, एक बेटा ए है एक बेटा बी है, ये दोनों बन गए जॉइंट ऑनर्स। ठीक, ये दोनों क्या बन गए, जॉइंट ऑनर्स। अब सवाल ये है कि अब ये जॉइंट ऑनर्स तो बन गए हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। जो किराया, अगर इसका किराया आता है 1 करोड़ रुपया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ये 1 करोड़ रुपया ए और बी को मिलेगा, कितना मिलेगा, जॉइंट ओनर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका शेयर असर्टेनेबल है या असर्टेनेबल नहीं है। अगर इनका शेयर असर्टेनेबल हो, लेट से ए का 40 है, बी का 60 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 40-60 में आपस में तकसीम हो जाएगा। नेट रेंट तकसीम होगा, नेट रेंट। नेट रेंट समझते हैं, खर्चे माइनस करने के बाद लेट से 20 लाख रुपया जो है वो खर्चा है, तो नेट रेंट कितना हो गया, 80 लाख। अब ये नेट रेंट 60, 40 और 60 में तकसीम हो जाएगा। ए को मिल गया 40, बी को मिल गया 60। यार मेरी बात समझ आ गई है। ये जॉइंट ओनरशिप में इस तरह सीन होता है। अगर शेयर असर्टेनेबल ही ना हो, अगर शेयर असर्टेनेबल ही ना हो, शेयर को असर्टन ही ना किया जा सके, तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं होगा तो फिर ए और बी दोनों को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये पार्टनर्स हैं, और इनको शेयर ऐसे दिया जाएगा जैसे पार्टनरशिप में दिया जाता है। अब पार्टनरशिप में कैसे दिया जाता है, ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अगर शेयर असर्टेनेबल है तो खर्चे माइनस करने के बाद जो आएगा वो तकसीम कर देंगे, और अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो पार्टनर्स हैं। इसके साथ रेफर कर लीजिए चैप्टर नंबर 12। जॉइंट ऑनर में
ये कॉन्सेप्ट था। अगर ये आपको समझ में आ गया, आ जाइए अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वो कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more persons and their respective share in that property are definite and ascertainable। सर प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है? 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं और उनका शेयर क्या है? ascertainable है। net rental income chargeable to tax in case of individual or AOP and net rental income in case of company will be proportionately allocated to each owner। वो कहता है अगर any property is owned by 2 or more persons और उनका रिस्पेक्टिव शेयर डेफिनेट और ascertainable है तो नेट रेंटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी एंड नेट रेंटल इनकम इन केस ऑफ कंपनी विल बी proportionately allocated to each owner। Each owner will pay tax on such income as per their applicable rates। यार यही किया ना मैंने, नेट रेंटल इनकम में से खर्चे लेस कर दिए और जो अमाउंट थी वो जितना उनका शेयर था उस हिसाब से उन पर तकसीम कर दी। हाँ, ओन्ड बाय 2 or more पर्सन है और उनका रिस्पेक्टिव शेयर डेफिनेट नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाएगा जैसे जॉइंटली ओन्ड बाय द एओपी। इस प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाएगा जैसे ये जॉइंटली ओन्ड बाय एओपी है और टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेबल विल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन फॉर एओपी। तो ये इन्हीं इंडिविजुअल्स इन्हीं पर्संस की स्टेटमेंट में रिटर्न में रहते हुए एओपी के तौर पे करेगा कि इसके लिए सारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? एओप वो अच्छा, अब ये बात सुनिए भाई ने जो बात की मैं अभी इसको एड्रेस करता हूँ। भैया 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, शेयर सर्टेनेबल नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में इनका कितना शेयर है तो इसको एओपी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, पार्टनरशिप के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और इस केस में सारी इनकम पार्टनरशिप की इनकम समझी जाएगी। और फिर पार्टनरशिप में अब आपको मैं थोड़ा बताता चलूं, भाई ने भी सवाल किया, आप लोगों को भी बता दूं कि सर असल में पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनरशिप एक की पार्टनरशिप जो है उसमें इसकी अलहदा इनकम कैलकुलेट करते हैं, पार्टनरशिप की अलहदा इनकम होती है, उसमें से टैक्स पे किया जाता है, फिर जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो मेंबर्स को तकसीम किए जाते हैं। तो जनाब जब डिटर्मिन नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी 3 लोगों की है, किसका कितना कितना हिस्सा है, तो उसको ऐसे समझा जाता है जैसे ये एक पार्टनरशिप है और ये इनकम पार्टनरशिप की इनकम है, उसमें से पहले टैक्स लेस करेंगे फिर जो बाकी अमाउंट आएगी उसको तकसीम किया जाएगा। ये डिफरेंस होता है असल में दोनों में। अब ये भाई ने बात कर दी है तो मैं बताता चलूं। अब वही एग्जांपल लेते हैं सर, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ कराया था, अब ए और बी 2 ही थे लेकिन इनका शेयर कितना है 60-40 नहीं, सर्टन नहीं हो सकता तो सर इसमें से 20 लाख के खर्चे लेस कर दिए, पीछे कितना रह गया 80 लाख। इस 80 लाख पे लेट से टैक्स है 8 लाख, ये टैक्स लेस कर दिया। अब जो ये बचा है ना 72 लाख, अब ये तकसीम होगा ए में और बी में और जब ये ए और बी को इसका हिस्सा मिलेगा तो ये ए और बी पर दोबारा टैक्स नहीं लगा, यानी ए के हाथ में जब ये 72 लाख का हिस्सा आएगा तो अब दोबारा टैक्स नहीं लेगा चूंकि टैक्स तो पहले ए और बी ने दे दिया होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये अभी बताना नहीं था, भाई ने सवाल किया तो मैंने बताया कि दोनों में फर्क क्या है। एक केस में यह है कि बस इनकम में से खर्चे माइनस किए, बाकी मेंबर्स को जो ज्वाइंट ओनर है उनको उनका हिस्सा दे दिया, खत्म। अगर शेयर सर्टेनेबल था और अगर शेयर सर्टेनेबल नहीं था तो क्या ट्रीट करेंगे? एज पार्टनरशिप ट्रीट करेंगे, एज एओपी ट्रीट करेंगे। यार बात समझ में आ रही? उसमें क्या होता है जितनी नेट इनकम होती है पहले टैक्स निकलता है फिर बाद में मेंबर्स को दिया जाता है। सर क्लियर होगी बात? ये असल स्टोरी थी। अब पढ़िएगा, where the property is owned by 2 or more person and the respective share in that property are not definite
and ascertainable, the property will be considered as being jointly owned by the AOP and taxable income and taxpayer, which shall be computed as per the principle of। सर इस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा वो AOP के प्रिंसिपल पर लगेगा और AOP लगाएगी, जबकि वहां पर क्या था पिछले केस में, खर्चे माइनस करके उनको उनका हिस्सा दे दिया था। अब टैक्स उन्होंने अपने तौर पे देने थे, यहां पर टैक्स AOP ने दे दिया है। पिछली स्लाइड पे आ जाइए सर, यहां पर टैक्स कौन दे रहा है? यहां पर A अपने हिस्से पर टैक्स खुद देगा और B अपने हिस्से पर टैक्स। यार बात लॉजिकली समझ आ रही? दोनों में मोटा डिफरेंस यही है, एक जगह पे टैक्स कटे बगैर पैसे मिले हैं और जो जॉइंट ओनर है वो खुद टैक्स देगा, और एक जगह पे टैक्स कट के पैसे मिले हैं और AOP ने टैक्स काट दिया है, टैक्स लग गया, जो बकाया पैसे हैं अब वो मेंबर्स को मिलेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये की डिफरेंस है। अगर शेयर सर्टेनेबल हो तो क्या करना है, और अगर शेयर सर्टेनेबल ना हो तो क्या करना है। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगला पॉइंट, income from property is taxable under NTR, allowable deduction from chargeable rent is as under। income from property जो है वो NTR के तौर पे taxable है, होती है। NTR का मतलब है इनकम में से खर्चे माइनस करने की इजाजत है, yes or no। FTR का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा जरा देखिएगा कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। सर गिनती के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, 9 खर्चे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सर रिपेयर अलाउंस 20%, जितना भी किराया आपको मिल रहा है उसका 20% निकालना, इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। वो कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। किराया मिला 100 रुपये, रिपेयर कराई 30 रुपए की, क्या माइनस करने की इजाजत होगी? नहीं। क्यों? सर वो कहता है किराए का 20% रिपेयर के तौर पे माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। रिपेयर कराई 10 रुपए की, तो क्या 10 माइनस करेंगे या 20? भैया 20 ही माइनस करेंगे। वो कहता है 20 रुपए ही माइनस होने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। सर अगर वो कुछ भी ना कहे तो इसका मतलब है रिपेयर 0 की भी है तो भी 20 रुपए माइनस करना। वो कहता है एक्चुअल खर्चा क्या हुआ है, हमें इससे कोई गर्ज है ही नहीं, 20 रुपए माइनस करने की जरूरत होगी। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस in respect of building, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट पेबल टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, इनकम में से माइनस करने की इजाजत। प्रॉपर्टी related taxes including ground rent payable to government और local authority, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर गौर करना, सिर्फ बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग, लैंड नहीं। इंश्योरेंस के साथ क्या लिखा हुआ है? सर जी ध्यान नाल जरा टैक्स में चीजें ध्यान से पढ़नी होती हैं। लिखा हुआ है बिल्डिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स में चुप है, इसका क्या मतलब है? ये लैंड के लिए भी है और लोन। सर आपने लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, किराए में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस करने की इजाजत होगी। यस। शेयर ऑफ रेंटल इनकम, एक बंदा कहता है मैंने लोन लेके, सूद पे नहीं लोन लेना, मैंने बंदे से लिए पैसे, मिसाल के तौर पे इसको ऐसे कह देते हैं कि भाई $3.5 करोड़ का उसने एक मकान लिया और इस मकान को लेते हुए उसने
0.5 करोड़ यानी 50 लाख का उसने लोन लिया और तय ये पाया है कि मुझे जितना किराया मिलेगा मैं तुम्हें उस पर भी हिस्सा दूंगा और जितनी एप्रिसिएशन होगी मैं तुम्हें उस पर भी हिस्सा दूंगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हैं? जितना किराया है, शेयर ऑफ रेंटल इनकम, सर 1 साल बाद ये प्रॉपर्टी हो जाती है 4 करोड़ रुपए की, तो किराए का हिस्सेदार होगा और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ेगी उसका भी हिस्सेदार होगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये बात कह रहे हैं शेयर ऑफ रेंटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हाउस बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और अस कैजुअल बैंक। इनकम इंक्लूडिंग शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अंडर HBFC और कैजुअल बैंक। सर शेयर ऑफ रेंट जो देंगे वो भी माइनस करने की इजाजत होगी, शेयर इन एप्रिसिएशन जो देंगे। यार एप्रिसिएशन समझ गए हो ना, वैल्यू जो बढ़ जाती है बिल्डिंग की 3.5 से 4 करोड़ हो गया, ये जो 50 लाख रुपया बढ़ा ये एप्रिसिएशन। लीगल चार्जेस, सर अपनी मलकियत को बचाने के लिए जो पैसा खर्च किया गया वो माइनस करने की इजाजत होगी। सर डिफेंड टाइटल समझते हैं? अपनी मलकियत को बचाने के लिए जो कोर्ट में आपने पैसे खर्च किए वो माइनस करने की इजाजत होगी। कलेक्शन चार्जेस, अच्छा हमारे जहन में पता क्या होता है, एक बंदे की 2 दुकानें होंगी, 3 होंगी, बहुत अमीर है तो उसका 1 प्लाजा होगा। नहीं यार, लोगों के 50 प्लाजे हैं, हर प्लाजे में 100 दुकान है, टोटल 5000 दुकान है, उससे किराया लेना है, वो बंदा खुद जाके लेगा, वो टीम रखेगा पूरी। उसने 8 बंदे रखे हुए हैं, इसमें 2 बदमाश भी हैं और 2 बंदे वकील भी हैं। इसके बस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको इतनी समझ होती है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करना। सर समझ आ रही है? अब इस केस में कलेक्शन चार्जेस, पैसे किराया कलेक्ट करने का भी खर्चा होता है, तो उसने ये कहा है कि कलेक्शन चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 4% से ज़्यादा नहीं होंगे। सर रेंट कितना था? 100 रुपये। कलेक्शन चार्जेस कितने थे? 6 रुपये। क्या 6 रुपये माइनस करने की इजाजत होगी? मैक्सिमम कितने माइनस करने की इजाजत होगी? 4 माइनस करने की इजाजत होगी। सर आगे देखिएगा, रेंट था 100 रुपये, कलेक्शन चार्जेस है 2 रुपये, कितना माइनस करने की इजाजत होगी? सर जी मैक्सिमम 4 का मतलब है कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता। तो भाई यहां पर 2 माइनस करने की इजाजत होगी। बिस्मिल्लाह। तो भाई ये 2 माइनस करने की इजाजत होगी। सर unpaid rent considered as irrecoverable subject to the following condition। सर वो रेंट जो कि अनपेड था उसे इररिकवरेबल तस्वुर किया जाएगा। टेनेंसी वॉज बोना फाइडी, अगर किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पे मबनी था। सर अनपेड रेंट को क्या कंसीडर किया जाएगा? इररिकवरेबल कंसिडर किया जाएगा। शर्तें क्या हैं? किराएदारी का मुआहिदा नेक नहीं। सर असल में इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। यार आपको तो पता है जब कमा लिया तो इनकम में शामिल कर देंगे, यस और नो? पैसे मिले ही नहीं, बाद में वो बंदा ही भाग गया, तो यार आपका डेट भी तो बैड होता है ना, बैड डेट पड़ा हुआ है ना। इसी तरह ही अगर जिस बंदे ने आपका किराया देना था वो भी भाग गया तो फिर रेंट भी इररिकवरेबल हो जाता है। तो जिस तरह डेट अगर बैड हो जाए तो इनकम में से माइनस होता है या नहीं, इसी तरह रेंट इररिकवरेबल हो जाए तो वो भी इनकम में से माइनस हो जाता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, टेनेंसी वॉज बोना फाइडी। सर किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पे मबनी होना चाहिए। दूसरा,
हमने किराएदार से जगह खाली करवा ली है या स्टेप्स ले लिए, इकदाम कर लिए कि उससे जगह खाली करवाई जा सके। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है हमारी किसी और प्रॉपर्टी पर किराएदार नहीं। एक बात समझ लीजिए सर, डिफॉल्टिंग टेनेंट वो किराएदार जिसने डिफॉल्ट की है, जिसने 2 नंबरी की है। लाहौर में तो किराया नहीं दे रहा, हम कहते हैं कि इसको निकाल के पैसे ले लेने, कहते हैं हाँ कराची में ये बंदा बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो नहीं होता ना, यहाँ वो बंदा सही है या गलत है। तो अगर डिफॉल्टिंग टेनेंट है तो वो कहते हैं जनाब ये इन ऑक्यूपेशन ऑफ एन अदर प्रॉपर्टी नहीं होगा। सर तीसरा पॉइंट, वो किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ होगा। लोकल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड टू रिकवर अनपेड रेंट और देयर आर रीजनेबल ग्राउंड। सर आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है या आपने ये नतीजा निकाल लिया कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। आपने उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई है या रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि लीगल प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। अगली बात, अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। अनपेड रेंट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। यानी अगर पहले आपने इनकम कमाई थी, प्रॉपर्टी इनकम में शामिल कर दी थी, अब वो बंदा जो है आपका किराया नहीं दे रहा, तो जो पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल था वो ही माइनस होगा। यार इतना तो पता है ना। अब बात सुन लो, मैंने ये जो 5 बातें बताई हैं, आज की आखिरी बात है, मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट और चाहिए बस। हमने रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत है, टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है, शेयर ऑफ रेंट इनकम माइनस करने की इजाजत है, लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, एडमिन और कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, अनपेड रेंट माइनस करने की इजाजत है। अगर ये वाली शराइत पूरी हो जाए, यार मेरी बात समझ आ रही है? और वो शराइत कौन सी है? किराएदारी का मुआहदा नेक नियति पर था, हमने उससे मकान खाली करा लिए, कराने के लिए स्टेप्स ले लिए हैं, उस बंदे के पास हमारी और कोई प्रॉपर्टी किराए पर नहीं है, हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली है या रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हैं, हमें पता चल गया कि यार कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। सर माइनस करने की इजाजत इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से तभी होगी अगर अनपेड रेंट पिछली पीरियड में इनकम में शामिल था। सर पैसे तो नहीं मिले थे, एक्रूड बेसिस पर टैक्स होता है, हमने कमा लिए थे, हमने इनकम में शामिल कर दिए, बाद में पैसे नहीं मिले, अगले साल पता चल गया पैसे मर गए, मिलने ही नहीं है, तो इस साल इनकम में से माइनस कर लेंगे। अगर पिछले साल इनकम में शामिल किए थे तो इस साल इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? आपको एक बात याद कराऊं, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस में क्या पड़ा था? अगर पिछले साल माइनस हो गया है तो इस साल रिकवर हो गया तो इनकम में ऐड होगा, ऐसे ही पड़ा था ना सर, वो बराबर करना होता है ना साहब। इसी तरह ही अगर ये पिछले साल इनकम में शामिल था तो इस बार माइनस करने की इजाजत होगी, साहब बराबर हो जाएगा। सर आपने इरिकवरेबल था, माइनस कर दिया, अगले साल अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, आ गया पैसे लेके, सब्सिक्वेंटली अगर वो किराया अनपेड दोबारा रिकवर कर लिया है तो जिस साल रिकवर किया उस साल दोबारा इनकम में क्या करेंगे? इफ द अनपेड रेंट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंसेस सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड देन द सेम शेयर वुड बी टैक्स। यार बात समझ में आ गई? ये हमारी आज की डिस्कशन थी। क्या पढ़ाया मैंने आपको? गिनती की 4-5 बातें बताई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? चैप्टर 6 जी, क्या होती है? एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होती है। रेंट क्या है? फॉरफिटेड डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? फिर उसके बाद कौन से उसका रूल क्या है बुनियादी? कौन सी इनकम किराया जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाता बल्कि अदर सोर्स में चला जाता है। ये एग्जांपल की थी। जॉइंट ऑनर्स अगर शेयर सर्टेनेबल हो तो क्या करना है, शेयर सर्टेनेबल ना हो तो क्या करना है,
कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। क्लियर होगी बात? नहीं सर आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल आगे करेंगे, कोशिश हमारी यही है। एक लेक्चर कल का है जिसमें इंशाल्लाह इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह उससे अगले लेक्चर में आपको इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।